ऑलराइट, नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। नाउ चैप्टर आसान है, थोड़ा सा इसमें टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, थोड़े ज़्यादा टॉपिक्स हैं बट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। और नीट की अगर एग्जाम में देखेंगे एक सवाल सर्कुलर मोशन का पक्का आता है, कई बार दो भी आ जाते हैं। और एट द सेम टाइम ये टॉपिक जो है आपका बेस बनता है आपके रोटेशनल डायनेमिक्स का, और इसी की बहुत सारी चीज़ें आपको काम आती है एमईसी में भी। तो ना सिर्फ एक चैप्टर जो सर्कुलर मोशन का है बल्कि यही आपके आरबीडी रोटेशनल का और आपका एमईसी के भी चैप्टर सॉल्व करने में चैप्टर आपकी हेल्प करेगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलर मोशन। नाउ व्हाट इज सर्कुलर मोशन। हम ये डेफिनेशन देते हैं कि अगर आपका मोशन ऐसा हो रहा है कि पार्टिकल मूविंग सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, दिस इज टर्म्ड एज कि अपना पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो से फॉर एग्जांपल ये आपका सिनेरियो है कि पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ये आपका रेडियस कहलाता है, ये आपका सेंटर कहलाता है। तो पार्टिकल जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से मोशन कर रहा है कि ये आपका पार्टिकल है और ये ऐसे ऐसे आपने इसको ऐसे घुमा रखा है, ये दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल सर्कल। और इसी को अगर आप ऐसे घुमाएंगे सो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कल। आई एम श्योर इस पार्टिकल को आप ऐसे भी घुमा सकते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल भी नहीं है वर्टिकल भी नहीं है, बट ये वाला मोशन अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम यहाँ पे बात करते हैं या तो हॉरिजॉन्टल मोशन की या फिर वर्टिकल मोशन की, ठीक है। सो राइट, इसको अगर देखें इसके आगे डेफिनेशन इसके इट सेज फिक्स पॉइंट जो है उसको आप यहाँ पे कहते हैं सेंटर, और ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है उसको आप कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन। राइट, आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन। तो हम ये कहते हैं कि कोई भी अगर मोशन आपका जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो से फॉर एग्जांपल ये हम मोशन कहें, तो ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसमें कहीं पे भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए पार्टिकल आपका ऐसे घूम रहा है, सो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सो टेंजेंट है ये हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन देती है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि टेंजेंट जो आपको डायरेक्शन दे रही है वेलोसिटी की, वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो पार्टिकल आपकी ये भी वेलोसिटी इधर, ये भी वेलोसिटी इधर, ये इधर। सो पार्टिकल जब यहाँ से ए से बी से सी से डी या किसी भी और पॉइंट पे ऐसे होता हुआ है तो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदली है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर फिक्स्ड है, तो इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज फिक्स्ड, मोशन को हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर आपका इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन कर रहा है तो टिपिकली अगर स्पीड आपने सेम रखी है या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को और थोड़ा सा ड्रिल डाउन करें तो अगर आपके मोशंस उसकी कांस्टेंट है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी विल बी फिक्स। तो अगर आपका पार्टिकल ऐसे वो कर रहा है बिकॉज काइनेटिक एनर्जी है, उसको हम लिखते हैं हाफ एम वी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये आप वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि v कांस्टेंट है इसलिए काइनेटिक एनर्जी इस प्लेन में जब घूम रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कांस्टेंट होगी। क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है तो उस वक्त हर वक्त क्योंकि डायरेक्शन यहाँ से हर वक्त किसी भी जगह आप जाएंगे तो आपकी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए हम कहते हैं कि आपका एक्सेलरेटेड मोशन है। और मोमेंटम हर वक्त क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए मोमेंटम m इंटू वी, आपका मोमेंटम जो है वो वेरिएबल होएगा। ऑलराइट, इस चीज़ को ध्यान रखना। डायरेक्टली एक बार नीट में यही सवाल पूछा हुआ है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज़ कांस्टेंट होएगी, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होएगी, मोशन आपका एक्सेलरेटेड है बिकॉज आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, और आपका मोमेंटम वेरिएबल होएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर आपका यही प्लेन है या हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर मोशन हो रहा है तो एक चीज़ और ध्यान रखना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी फिक्स रहेगी। बिकॉज इस केस में अगर पार्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाए तो आपका मोशन है उसका पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। वर्टिकल अगर मोशन होएगा तो उसमें हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, वहाँ ऑफकोर्स पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। राइट, मूविंग फॉरवर्ड इसको अगर हम देखेंगे अनदर काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन, तो एक और चीज़ जिसको हम यहाँ पे अपने सिलेबस में 11th-12th में आके सर्कुलर मोशन कहते हैं वो ये है, मैं आपको सिर्फ इसकी जनरल अवेयरनेस दे रहा हूँ कि ये पार्टिकल है, ये कार है, मान लीजिए रात को 2 बजे v वेलोसिटी से सीधी सड़क पे जा रही है। अगर देखेंगे तो लीनियर सीधी सड़क पे हम कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली लीनियर सीधी सड़क पे गाड़ी जा रही है v वेलोसिटी से रात को 2 बजे फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेकिन अगर आपका ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, हम हमेशा कहते हैं कि फिजिक्स में हम कहते हैं कि मोशन इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन ऑब्जर्वर। आपके ऑब्जर्वर ने देखा तो मोशन हुआ, ऑब्जर्वर ने नहीं देखा तो मोशन नहीं हुआ है, सिंपल एज दैट, ठीक है। और जो ऑब्जर्वर ने देखा वही आपका मोशन हुआ। तो अगर आपका ऑब्जर्वर मान लीजिए O1 यहाँ बैठा हुआ है तो ये θ1 उसने पहले गाड़ी को इधर देखा, फिर उसने गाड़ी को इधर जाते हुए देखा तो उसकी गर्दन ऐसे घूमी।
तो गर्दन का जो मोशन हुआ, इस मोशन को भी हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। मान लीजिए एक और ऑब्जर्वर है जो यहाँ कहीं पे बैठा हुआ है, उसने यहाँ से देखा, तो ये आपका मान लीजिए ऑब्जर्वर 2 है, तो इसके लिए थीटा 2 एंगल हो जाएगा। यहाँ पे जो आप ओमेगा डिफाइन करेंगे, ओमेगा 1 ओमेगा 2, वो ऑब्जर्वर के बेसिस पे होंगी, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। सो ये वाला मोशन भी आपका सर्कुलर मोशन कहलाता है। हालांकि पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, फॉर श्योर गारंटी हम कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, पर एट द सेम टाइम क्योंकि ऑब्जर्वर ने देखा है और ऑब्जर्वर की मुंडी ऐसे घूमी है, तो उस मोशन को भी हम सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल जो अक्सर मैं क्लास में लेता हूँ कि अगर मैं जैसे क्लासरूम में हूँ, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और मैं फॉर सम रीज़न मैं यहाँ से यहाँ तक वॉक कर रहा हूँ, तो जो लोग आगे बैठे हुए हैं क्लास में, वो अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो उनकी मुंडी ऐसे ऐसे घूमेगी, और जो पीछे की तरफ बैठे हैं उनको ऐसे ऐसे जो अपना मुंह को घुमाना पड़ेगा। तो आगे वाले की ओमेगा या थीटा ज़्यादा हुआ, पीछे वाले का कम होएगा। पर उनका अगर सर का मोशन देखोगे, उनकी आईज़ का मोशन देखोगे, ये मोशन हम अपने सिलेबस में सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पार्टिकल एक्चुअली सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, फिक्स डिस्टेंस, सेंटर, रेडियस, वो सारी बातें हों। इस मोशन को भी क्योंकि ऑब्जर्वर ने देखा है, यहाँ पे मान लीजिए कैमरा लगा हुआ था, मोशन सेंसिंग कैमरा है, वो कैमरा फॉलो कर रहा है, दैट इज द केस ऑल्सो, उस केस में भी मोशन आपका सर्कुलर कहलाएगा, ठीक है। ध्यान रखना अगर ऐसी कोई बात करें। सो नाउ यू नो, राइट। डेफिनेशंस की कुछ बात करते हैं यहाँ पे, बेसिक से थोड़ा फटाफट क्लियर करते हैं। सो सबसे पहले डेफिनेशन होगी आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की। हम ये कहते हैं कि अगर पार्टिकल आपका ऐसे घूम रहा है, लेट्स से आपका इस जगह से आपने पार्टिकल को स्टार्ट किया, ये बी, सी और डी, और मान लीजिए ऐसे घूम रहा है, ठीक है। सो वो यहाँ से ए पॉइंट से मान लीजिए A2 पॉइंट, A1 A2 कह रहे थे, ये जो गया है, इस एंगल को हम थीटा कहते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे उसका फिजिकल डिस्प्लेसमेंट की, तो फिजिकल डिस्प्लेसमेंट तो ये आएगा आपका शॉर्टर डिस्टेंस, ठीक है। ये आपका आग के बराबर या आग से थोड़ा छोटा, ये आपका फिजिकल डिस्प्लेसमेंट आएगा। लेकिन यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो उसको कहते हैं एंगल टर्न बाय अ बॉडी इन मूविंग इन अ सर्कल फॉर सम रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यूनिट इसकी आपकी होती है रेडियन, और अगर डायमेंशन देखेंगे तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, M0 L0 T0 डायमेंशन लेस होएगा, और इसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है सेंस ऑफ रोटेशन पे। तो इस केस में हम यहाँ पे राइट हैंड, आई एम श्योर ये बात आपको पता होगी, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं। तो उस केस में हम कहेंगे पार्टिकल मान लीजिए ऐसे घूम रहा है, तो इस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करें, जो आपके अंगूठे की डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन आपको बताएगा कि आपका थीटा की डायरेक्शन क्या है। सो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर आपका जो हमने केस लिया हुआ है, इस केस में पार्टिकल आपका ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है इसको आप एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, और इसको आप डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज जब आपने फिंगर कर्ल की तो ये अंगूठा आपकी तरफ आया। ये जो डायरेक्शन है, जो पार्टिकल ऐसे घूमेगा, ऐसे और ऐसे, इस डायरेक्शन को हम कहते हैं क्लॉकवाइज, और इसको आप ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज इस केस में जब आप फिंगर ऐसे कर्ल करेंगे तो डायरेक्शन आपसे दूर जाएगी, इसको हम क्रॉस डायरेक्शन कहते हैं, या फिर आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाती है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको अच्छी चीज़ सिखा देता हूँ, वो है आपकी कि अगर आपने ऑब्जर्वर यहाँ पे था O1, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सवाल बनता है। अगर ये आपका ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ये वाला O1, तो इसकी वजह से एंगल आपका थीटा है या A1 से A2 जाते हुए। अगर आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो ये जो थीटा 2 एंगल होएगा, ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और अगर आपने बचपन में 8, 9, 10th में ऐसा कुछ था कि आपने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ी है, तो हम इस वाले उसके लिए कह सकते हैं कि ये वाला एंगल अगर थीटा 2 है, थीटा 1 है, सो हम कह सकते हैं कि थीटा 1 विल बी इक्वल टू ट्वाइस थीटा 2। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम ये कह सकते हैं। अगर ये सर्कल के सेंटर पे और डायमीटर पे नहीं होते तो हम फिर ये ऐसी कोई बात नहीं कर रहे होते, फिर हम कैलकुलेशन करते। बट इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो थीटा 1 एंगल है और ये जो थीटा 2 एंगल है, उनके बीच में ट्वाइस का रेशो होएगा। एक्सटीरियर एंगल की वजह से आपका थीटा 2 विल बी ट्वाइस थीटा 2, राइट। थीटा 1 विल बी ट्वाइस थीटा 2, ओके। चलो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट डेफिनेशन है जिसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ये इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, टाइम के साथ वो कैसे चेंज हो रहा है, उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस तो हम ऐसे लिखते हैं, और ओमेगा एवरेज लिखना होगा हमें, तो उसको लिखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो अगर 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 सेकंड, जितने भी टाइम की बात हो रही है, उसमें टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है उसको आप टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, उससे एवरेज आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस के लिए हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। यूनिट अगर इसकी देखें तो होती है रेडियन पर सेकेंड या फिर डिग्री पर सेकेंड। डायमेंशन यहाँ पे आपके ml t-1 होंगे। ध्यान रखना ये डायमेंशन ml t-1 है, नॉट हर्ट्ज,
इसको आप हर्ट्स नहीं कहेंगे। मैं एक बार फिर यहाँ पे वार्न कर रहा हूँ। डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के देखेंगे तो वो भी t-1 ही आते हैं, लेकिन उसको हम हर्ट्स कहते हैं, इसको हम हर्ट्स नहीं कहेंगे बिकॉज ये आपका रेडियन पर सेकेंड है। हालांकि डायरेक्शन इसका होएगा सेम एज एंगल, जो आपका डेल्टा थीटा में जो चेंज आया है तो θ1 θ2 वही आपका इसका डायरेक्शन होएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हम ओमेगा कांस्टेंट कहते हैं। तो अगर आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है सर्कुलर मोशन जिसकी ओमेगा फिक्स्ड है, तो उस केस के लिए हम ये कहेंगे कि आपका ओमेगा कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी का अच्छा एक चीज़ और, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और ये ध्यान रखना कि अगर आपका पार्टिकल बहुत बार सवाल सॉल्व करने में हेल्प करता है, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ पे। सो मैं आपको यहाँ दे देता हूँ कि अगर पार्टिकल यहाँ से मान लीजिए ऐसे गोल घूम के गया है, ऐसे थीटा एंगल पे गया है, लेट से ए पॉइंट से बी पॉइंट, तो इस केस में हमसे ऐसे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा। तो पहले आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, बाद में आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो ये आपका v1, ये आपका v2। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है उसको आप लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस v मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ θ/2। ठीक है, सो ये एंगल मान लो अगर 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ गया है तो थीटा आप 90 रख देंगे, यहाँ से यहाँ आया तो थीटा आप पाई रख देंगे, यहाँ से लौट के बुद्धू घर को आया अपनी जगह वापस आ गया है तो थीटा आप 2 पाई रख देंगे। उसके अलावा 30, 60, 45 कुछ भी है, सो आप यू कैन यूज़ दिस सेम फार्मूला। ठीक है, तो इस फार्मूले को ध्यान रखना, ये काफ़ी काम आता है, डायरेक्टली इसके ऊपर सवाल बनते हैं। हालांकि चलो आगे मूव करते हैं बेटा एंगुलर एक्सेलेरेशन पे। एंगुलर एक्सेलेरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ आपकी एंगुलर वेलोसिटी। अगर यहाँ पे बात करेंगे अल्फा तो आपका डी ओमेगा बाई डी टी होता है, या फिर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ आपका थीटा होएगा। अल्फा एवरेज की बात करेंगे अगर यहाँ पे आप बात करेंगे अल्फा एवरेज की, तो वो होएगा टोटल चेंज इन ओमेगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो आपका ओमेगा में टोटल चेंज कितना हुआ है और आपने टोटल टाइम कितना लिया, ये आपकी एवरेज वैल्यू होगी। यूनिट की बात करोगे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर या फिर डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन आपके t-2 के डायमेंशन हो जाएंगे। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है इसलिए आपका अल्फा 0 होएगा, क्योंकि आपका ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है। तो आपका अल्फा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा के टाइम के साथ ओमेगा कैसे चेंज हो रहा है, ओमेगा ही चेंज नहीं हुआ तो अल्फा आपका 0 होएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा यहाँ पे डेफिनेशन की, जिसको हम कहते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड है कि एक पूरा गोला कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, उसको हम कहते हैं आपका टाइम पीरियड। ठीक है, सो मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो उस केस में आपका पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे ऐसे वापस होकर वापस आने में कितना टाइम लगा है, उसको आप टाइम पीरियड कहते हैं। यूनिट इसकी सेकंड्स होएगी, डायमेंशन आपकी टी होएगी, फ्रीक्वेंसी है कि एक सेकंड में या किसी भी यूनिट टाइम में कितना आपने गोला कवर किया है, कितना आपने पाथ कवर किया है, उसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। डायमेंशन इसकी t-1 होएगी, यूनिट आपका सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज होएगी। एक और चीज़ इनके बीच में रिश्तेदारी, टाइम पीरियड आपका 1/f होता है, दूसरा टाइम पीरियड आपका 2π/ω लिखेंगे, या फिर आप फ्रीक्वेंसी को लिखोगे 1/t, या फिर आपका f इज इक्वल टू 2ω। एक और चीज़ यूज़ करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ठीक है, इस वाले रिलेशन से ये आ जाएगा या इससे ये आ जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। इसकी एग्जाम हॉल में आपको ज़रूरत पड़ती है। एक और चीज़ जो टाइम पीरियड हमने पढ़ा है वो SHM के चैप्टर में पढ़ा है। तो टाइम पीरियड हम क्या कहते हैं वहाँ पे कि मान लीजिए आपका ये पेंडुलम है और यहाँ से यहाँ आपका सर्कुलर SHM मोशन कर रहा है। ठीक है, सो जो SHM मोशन कर रहा है तो पार्टिकल को किसी भी एक जगह से हम ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से पहले हमने मोशन देखा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो अपनी स्टेट ऑफ सेम मोशन जहाँ पे सेम डायरेक्शन और सेम वेलोसिटी है, वहाँ तक आने का जो टाइम है उसको आप टाइम पीरियड कहते हैं। सेम चीज़ हम ये स्प्रिंग पेंडुलम के लिए भी कहते हैं कि आपका स्प्रिंग पेंडुलम है वो आपका मान लीजिए इसके अराउंड ये मीन पोजीशन है, SHM कर रहा है, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे वापस आया। तो ये ऐसे जाने में और अपनी जगह पे वापस आने में सेम वेलोसिटी के साथ, सेम वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम, जितना टाइम लगा उसको आप टाइम पीरियड कहते हैं। तो डेफिनेशन सेम है, उसी का इन्वर्स आपका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। हालांकि चलो नेक्स्ट, इसके बाद बेटा अब इनके बीच रिलेशन देखते हैं। रिलेशनशिप जो है आपकी S, थीटा, अल्फा, V और इन सब के बीच में, ओमेगा, अल्फा, ये सब के बीच में। तो S इज इनके बीच में R की रिश्तेदारी है। तो आपका जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है उसको आप कहते हैं थीटा क्रॉस R, वेलोसिटी इज ओमेगा क्रॉस R और आपका एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल टू अल्फा क्रॉस R। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आप।
इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने वहाँ पे वन डायमेंशन मोशन जब पढ़ रहे थे तब इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन की पढ़ी थी, सेम इक्वेशन सिमिलर इक्वेशन यहाँ पे आपकी डिफाइंड है, जिसको आप कहते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। आई एम श्योर ये आपको याद होगा, जब हमने बात की थी हमने कहा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसके इक्वलेंट हमने कहा था कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एस एनथ हमने कहा था दिस इज इक्वल टू आपका u प्लस ए बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 2n माइनस 1। और ये सारी चीज़ें आपने डिफाइन की थी जब आपका a कांस्टेंट है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है आपकी इक्वेशन डिफाइन होगी जब आपका अल्फा कांस्टेंट होएगा। अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ऐसे नहीं लिख पाएंगे, पर अल्फा कांस्टेंट है या फिर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, सेम इक्विवेलेंट बातें हो रही हैं यहाँ पे। अगर आपका एक्सेलेरेशन वेरिएबल था, अल्फा वेरिएबल है, उन केस में आपको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो उस केस में आप अल्फा को लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। और आप ओमेगा को लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा को आप एक और चीज़, अल्फा को आप एक और चीज़ लिखते हैं, इसे डबल डिफरेंशिएट करें तो आप इसको डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर ये भी लिखते हैं, डबल डिफरेंशिएशन है। या फिर आप अल्फा को ये भी लिख सकते हैं वी मल्टीप्लाइड बाई डी ओमेगा डी थीटा, ये टर्म आपको ध्यान होगी, वी नहीं सॉरी, ये आपका ओमेगा, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। यह हमने वहाँ पे ए लिखा था वी डी वी बाई डी एक्स, सिमिलर पैटर्न पे यहाँ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। राइट, आई होप ये एक रिलेशन आपको क्लियर होगा। अब यहाँ बात करते हैं एक्सेलेरेशन की, ठीक है। एक्सेलेरेशन जो आपका सर्कुलर मोशन है उसका एक्सेलेरेशन हम देते हैं कि a इज इक्वल टू ए सी प्लस ए टी। आपका कभी भी सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो इसको सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो पार्टिकल ऐसे 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 कभी भी जा रहा है आपका, तो एक सर्कुलर मोशन का कंपोनेंट, आपके एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट हमेशा सेंटर की तरफ होएगा, उसको आप बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। अब इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है उसकी वैल्यू होती है आपकी आर ओमेगा स्क्वायर या फिर वी स्क्वायर बाई आर। इसको हम यूजुअली क्लास में तो डिराइव करते हैं, बट क्रैश कोर्स के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर प्लस या फिर वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो होगा उसको आप कहते हैं आर अल्फा, ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा ना। इनको अगर थोड़ा सा और डिटेल में समझें, हम ये कहते हैं कि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है आपका एक्सेलेरेशन का, वो जिम्मेदार है आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के लिए। तो अगर आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल इस पार्टिकल को मान लो मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, और उसकी स्पीड बढ़ाई जा रहा हूँ बढ़ाया जा रहा हूँ बढ़ाया जा रहा हूँ, तो अगर या कम किए जा रहा हूँ, उस केस में आपका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन उसकी स्पीड के लिए जिम्मेदार होएगा। दूसरा कंपोनेंट जो है आपका रेडियल कंपोनेंट या जो सेंटर की तरफ अप्लाई हो रहा है, वो आपका कंपोनेंट जो है वो आपका जिम्मेदार है चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो आपकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करता है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, एक्चुअल अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ए सी को हम लिखते हैं माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आर कैप। आर यहाँ से देखोगे तो ये आपकी सेंटर से मकड़ी का जाला आपने डर डाला है, तो ये आर कैप आपकी इस डायरेक्शन है और ए सी अपोजिट डायरेक्शन में होएगा, तो ये माइनस साइन जो है आपको डायरेक्शन अपोजिट है ये बताता है। हाँ, ए सी इज ऑलवेज वेरिएबल, ए सी जो है वो आपका हमेशा वेरिएबल होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, फॉर द सिंपल रीजन कि वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है और ए सी हर वक्त रेडियल डायरेक्शन में उसको चेंज कर रहा है, ठीक है। इफ़ ए टी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेलोसिटी, तो अगर आपकी जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और ए टी भी इस डायरेक्शन में है तो आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर पार्टिकल इधर जा रहा है, ए टी आपकी इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका कम हो जाएगा। तो इफ ए टी इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देन स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, अदरवाइज डिक्रीज हो जाएगी वाइस वर्सा। है, चलो एक चीज आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे, थीटा ओमेगा अल्फा और ए टी ये जो है ये सारे आपके एक्सियल वेक्टर हैं। ना एक्सियल वेक्टर क्या होता है, इसको ऐसे समझना कि आपने कभी भी कार देखी हो तो कार के जो दो टायर होते हैं, ट्रक देखा उसके दो टायर होते हैं, उनके बीच में एक डंडा लगा होता है, उस डंडे को आप एक्सल कहते हैं। तो वो जब टायर ऐसे घूम रहे हैं, तो जब टायर ऐसे घूमे तो उनकी डायरेक्शन जो है थीटा की डायरेक्शन अगर नोटिस करोगे तो डंडे के अलॉन्ग होगी। वो टायर ऐसे घूमे तो इसकी थीटा ओमेगा अल्फा और ए टी जो है उनकी डायरेक्शन आपकी हमेशा एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं, एक्सिस के थ्रू होगी। तो अगर थीटा आपका पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो इस थीटा की डायरेक्शन जो है वो आपकी इस केस में बाहर की तरफ आएगी, ऐसे घूमेंगे तो अंदर जाएगा। तो ये जो डंडा यहाँ पे बंधा होएगा, इस डंडे को हम एक्सल कहते हैं या ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन होएगा। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे सवाल सॉल्व करते हैं बेटा, आपके एम्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज इफ इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू 2t³ प्लस 0.5 वेयर थीटा इज इन रेडियन और t आपका सेकेंड है। उसके बाद हमें बताना है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड क्या होगी फ्रॉम इट स्टार्ट। ऑप्शन है 8 रेडियन पर सेकेंड, 24, 12 या 36। नाउ सिंपल सवाल है, ये बात अपने को पता है, आपने को थीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो थीटा आपने को दिया हुआ है 2t³ प्लस 1/2। हाँ, अब हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी ओमेगा क्या होगी। ये बात अपने को पता है, ओमेगा विल बी इक्वल टू डी थीटा डिवाइड बाय डी टी। ना इसको जब हम टाइम पे डिफरेंशिएट करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3t², यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 6t²। ये आपका ओमेगा हो गया। ना इस केस में हमें ये बताना है आपका ओमेगा क्या होएगा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पे आप 2 की वैल्यू रख दो, तो आपका ओमेगा विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 6 4 जा 24 रेडियन पर सेकेंड। दैट मीन्स ऑप्शन सी दिस वुड बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज आपके नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज 2 रेसिंग कार्स ऑफ मास m1 एंड m2 आर मूविंग इन सर्कल्स ऑफ radii r1 and r2 respectively. Their speeds are such that each makes complete circle in the same duration of time t. तो m1 m2 के दो पार्टिकल हैं, गोले में घूम रहे हैं और r1 r2 उनका रेस्पेक्टिवली रेडियस है और दोनों का टाइम स्पीड उन्होंने ऐसे मेंटेन कर रखी है कि टाइम सेम है। सवाल है रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड क्या होगा। आपको बताना है एंगुलर स्पीड जो होगी उन दोनों का रेशियो क्या होगा। ना ये बात अपने को पता है, एंगुलर स्पीड जो ओमेगा है उसको आप लिखते हैं 2π/t। राइट, तो यहाँ पे जो आपकी ओमेगा है वो t के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। इसका मतलब है कि आप ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 है उसको लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू t2 डिवाइड बाय t1 और ये आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। नाउ इस केस में क्योंकि हमें टाइम दोनों का सेम दे रखा है तो ये रेशियो आपका 1:1 हो गया। हेंस आपका ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर m1 r1 से क्या फ़र्क पड़ेगा। m1 r1 से यहाँ पे इस केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फॉर द सिंपल रीज़न कि आपका m1 का और r1 का और v का जो रेशो है वो इस तरह है कि आपकी टाइम पीरियड सेम है और ओमेगा आपकी डायरेक्टली आपके टाइम पीरियड पे डिपेंडेंट होती है, तो उससे रेशो इनका 1:1 आ जाएगा। सिंपल सवाल है, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको इसको सॉल्व करने में और 4 नंबर मिल जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। राइट, अगला सवाल बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से अ पार्टिकल पी इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए। तो आपका पी ऐसे घूम रहा है कि उसका रेडियस ए है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वी। स्पीड आपकी यूनिफॉर्म है वी। सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सी हमारा सेंटर दिया हुआ है एंड ए बी इज द डायमीटर और ए बी आपका डायमीटर है। व्हेन पासिंग थ्रू बी the angular velocity of particle p about a and c are in the ratio और रेशो है 1:1, 1:2, 2:1 या फिर 4:1। नाउ यहाँ पे बहुत बार स्टूडेंट लोग अपने अंग्रेजी पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कहा क्या जा रहा है। बहुत ही सिंपल सवाल है और आपके बेसिक्स अगर क्लियर हैं तो बहुत ही आधे मिनट का भी सवाल नहीं है ये। तो इसको ऐसे देखेंगे बेटा, ये आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है और एक पार्टिकल p है जो यहाँ से ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, और एक पार्टिकल c यहाँ से देख रहा है ए पॉइंट और ये बी आपका डायमीटर है। तो एक पार्टिकल ने तो यहाँ से देखा, ठीक है, θ1 डिस्प्लेसमेंट होएगा, दूसरा पार्टिकल यहाँ से देख रहा है तो ये θ2 आपका डिस्प्लेसमेंट होएगा। हमें एंगुलर वेलोसिटी का रेशो बताना है, तो जिस टाइम में आपका θ1 चेंज हुआ उसी टाइम में θ2 चेंज होएगा। और ये बात अपने को पता है, यहाँ पे हमने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की बात कर ली है कि θ1 विल बी इक्वल टू ट्वाइस θ2। इन्हीं दोनों को अगर हम टाइम पे डिफ्रेंशिएट कर दें तो हम कहेंगे dθ1/dt will be equal to twice dθ2/dt। टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहे हैं, which implies ओमेगा 1 will be equal to twice ओमेगा 2, हालांकि और will be twice ओमेगा 2 और इनका रेशो लेंगे तो ओमेगा 1 डिवाइड बाय ओमेगा 2 वो आपका 1/2 आ जाएगा। नहीं, ओमेगा 1 जो है पासिंग थ्रू बी वेलोसिटी ऑफ पी अबाउट ए। अच्छा, पहले आपको बताना है अबाउट ए एंड सी when passing through B, A B, अच्छा उल्टा हो गया। ये आपका B पॉइंट है, ये आपका A है, सो ये आपका हो जाएगा। तो रेशियो इसका 1:2 वुड बी द राइट आंसर। अलग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल P इज मूविंग, अ पार्टिकल P इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस A। आपको रेडियस यहाँ पे A दिया हुआ है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड V। आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है तो उसकी वैल्यू V दे रखी है अपने को। C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द डायमीटर।
तो आपका सी जो है वो सेंटर है और ए बी आपका डायमीटर है। उसके बाद हमें दिया हुआ है व्हेन पासिंग थ्रू बी, आपका अगर पार्टिकल बी से पास हो रहा है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी अबाउट ए एंड सी आर इन द रेशो। ऑप्शन है 1:1, 1:2, 2:1 या फिर 4:1। नाउ सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो ये आपका सिनेरियो है कि पार्टिकल ऐसे लेट अस से ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1। नाउ इसी को अगर आपने डायमीटर से ऑब्जर्व किया है यहाँ से तो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है θ2। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से ऑलरेडी हम ये बात कर चुके हैं कि θ1 की वैल्यू θ2 के डबल होएगी। नाउ यहाँ पे अगर आप उसकी बात करेंगे कि इनका रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम क्या है θ1 θ2 का, तो वो जो वैल्यू आएगी आपकी वो इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन ω1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखेंगे ω1 जो है दैट विल बी इक्वल टू dθ1 बाई dt और ω2 जो होएगा दैट विल बी इक्वल टू dθ2 बाई dt। आपका ये दोनों टाइम के साथ कैसे चेंज करिए। नाउ इनका अगर आप रेशो देखेंगे इसके अबाउट और इसके अबाउट अगर देखेंगे अबाउट ए एंड सी, ए आपका ये पॉइंट है और सी आपका ये पॉइंट है, तो ये वाली आपकी ω2 हो गई। तो आपका रेशो पूछा जा रहा है ω2 डिवाइड बाय ω1, तो इसका रेशो है ये आपका 1:2 हो जाएगा रेशो, ठीक है, फॉर द सिंपल रीज़न कि ये दोनों के बीच का एंगल जो है वो आपका ट्वाइस का वो है। मैं आपके लिए डिराइव कर देता हूँ एग्जैक्टली। तो यहाँ आप लिखोगे θ1 विल बी इक्वल टू ट्वाइस θ2, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा ω1 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ω2। आपको रेशो बताना है ω2 डिवाइड बाय ω1, वैल्यू आपकी 1/2 हो जाएगी। हेंस ऑप्शन नंबर बी 1/2, दिस विल बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इन अ सर्कल। तो आपका पार्टिकल ऐसे घूम रहा है कि उसकी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, सर्कुलर मोशन है। ड्यूरिंग द मोशन ऑप्शन है एनर्जी इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड या फिर नन ऑफ द अबव इज कंजर्व्ड। नाउ अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सिंपल सवाल है, मैं इसको अच्छे से आपके लिए डेमोस्ट्रेट करता हूँ। बेटा यहाँ पे आपकी वेलोसिटी v, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी v, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी v, वेलोसिटी v। नाउ इस केस में अगर आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पे, या जैसे भी मोशन हो रहा है जहाँ पे आपकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, डजेंट मैटर, बट हमने मेंटेन किया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी को, ठीक है। तो जैसे वो जायंट व्हील होते हैं, अगर आपने झूला देखा हो, वो जो जायंट व्हील होते हैं, तो उसका जायंट व्हील के केस में भी आपका या पार्टिकल को ऐसे घुमा रहे हैं, आपने ओमेगा फिक्स रख लिया है, ठीक है। उस केस में जब पार्टिकल यहाँ गया तो इसका मोमेंटम जो होगा, मोमेंटम को आप लिखते हैं mv, ऑलराइट, वेक्टर साइन के साथ। तो मोमेंटम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, क्योंकि साइन चेंज हो रहा है इसलिए मोमेंटम विल बी डिफरेंट, सो मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, ठीक है। एनर्जी विल बी कंजर्व्ड बिकॉज एनर्जी यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी हॉरिजॉन्टल सर्कल में हाफ mv² और v की वैल्यू फिक्स्ड है आपकी, ऑलराइट। तो इस केस में ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। सी अगेन एनर्जी मोमेंटम दोनों कह रहा है तो दोनों कंजर्व नहीं होंगे, नन ऑफ देम इज कंजर्व्ड, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। सो ए एनर्जी कंजर्व्ड इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेज टू बॉडीज ऑफ मास आपको दिया हुआ है 10 kg और 5 kg मूविंग इन कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड स्मॉल r सच दैट देयर टाइम पीरियड्स आर सेम। हमें बताना है रेशो बिटवीन देयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रेशो बताना है हमने क्या होगा, और आपके नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। इस केस में हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है AC उसको लिखेंगे R ω², बिकॉज यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, देयर टाइम पीरियड सेम है यहाँ पे, ठीक है। ओमेगा को आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू R, ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2π/t का स्क्वायर, यानी जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हो गया आपका 4π² R डिवाइडेड बाय t², ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। नाउ इस केस में हमें जो दिया हुआ है कंडीशन है अपनी, वो कंडीशन ये दी हुई है कि आपका टाइम पीरियड सेम है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका AC1 डिवाइडेड बाय AC2, ये जो होएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी R1 डिवाइडेड बाय R2। तो रेडियस का रेशो बिकॉज टाइम पीरियड आपका सेम है, ये तो कांस्टेंट है, तो आपका R1 R2 का रेशो आ जाएगा। R1 R2 का रेशो यहाँ पे सिंपली R डिवाइडेड बाय स्मॉल r है, हेंस आपका ऑप्शन ए R/R, दिस विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। आपकी कार जो है ऐसे मूव कर रही है कि उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 500 मीटर, 500 मीटर आपको रेडियस दे रखा है
और हमें ये भी दिया हुआ है कि इट इज स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, कार का एक्सेलरेशन क्या होएगा। नाउ इस केस में आप लिखेंगे ए नेट जो है दैट विल बी इक्वल टू ए सी प्लस ए टी। नोटिस करना यहाँ पे दोनों है, आपका ए टी है जिसकी वजह से आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसकी वजह से स्पीड आपकी बढ़ रही है, और यहाँ पे जो कि सर्कुलर पाथ है वी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो आपका वी स्क्वायर बाई आर वो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होएगा। इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ए नेट जो है उसका मैग्नीट्यूड आएगा, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, है ना। यहीं पे बस डेटा दिया हुआ वैल्यू रख देते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी जो है, ए सी को आप यहाँ लिखेंगे वी स्क्वायर बाई आर, ए सी होता है आपका वी स्क्वायर बाई आर, और उसकी वैल्यू यहाँ पे v अपने को दी हुई है 30 मीटर, सो 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय r यानी कि 500 और इसका स्क्वायर प्लस, बिकॉज हम AC का स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस 80 का स्क्वायर, 80 इज 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ना इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे सो यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 इंटू 3 यानी कि 9, और 9 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 27, 9 का स्क्वायर सॉरी 27 नहीं 81 होता है, सो दिस विल बी इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो अंदर आपका एलसीएम 25 आएगा, ये बनेगा आपका हाँ 25, ये हो जाएगा आपका 81 प्लस 100। 25 को अगर आप बाहर ले आएंगे तो जो ए नेट है उसका मैग्नीट्यूड है, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 181 डिवाइडेड बाय 5। ना इसको डिवाइडेड बाय 5। नाउ 181 का अगर आप क्लोजेस्ट अंडर रूट लेंगे तो जैसे 196 होता है उसका अंडर रूट आपका 14 आएगा, 169 आपका 13 आएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्लोजेस्ट, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। राइट, आगे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सबसे पहले ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि आपकी जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायर्ड कंडीशन है कोई भी आपका मोशन सर्कुलर हो वो है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो देयर कैन बी नो सर्कुलर मोशन विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो आपका मोशन सर्कुलर नहीं होएगा, पक्की बात है ये, है ना। अगर उसी को हम आगे देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स दिस कैन बी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स, आपका कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्लैनेट जब अर्थ के अराउंड गोल गोल घूमते हैं तो वहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। अगर हम बात करें कि मान लीजिए आपका हाइड्रोजन है या आपका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन इसके आसपास ऐसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है ई आपका v वेलोसिटी से, तो आपका नेसेसरी एक सेंट्रीपिटल फोर्स है वो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोवाइड कर रहा है। एक आपका ये क्लास 12 में पढ़ेंगे हम, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज यहाँ पे एंटर किया, ये ऐसे गोल घूम गया, उसका रीज़न होएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, वो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। अर्थ और मून और सन ऐसे घूम रहे हैं तो ये बेटा आपके अर्थ मून यहाँ पे ऐसे घूम रहा है तो यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स आपको ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कैनॉट चेंज, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अकेले सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर बात हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी आपकी फिक्स रहेगी, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स कैनॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। उसका रीज़न ये है कि ये आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों के बीच में 90 का एंगल है, इस वजह से आपका वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स 0 होएगा, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, जो पहले है वही बाद में रहेगी। इसीलिए अर्थ जब सन के अराउंड घूम रही है या मून जो घूम रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी फिक्स्ड है, वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं हो रही है, राइट। नेक्स्ट इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन सेज अ स्ट्रिंग ब्रेक्स इफ टेंशन एक्सीड्स 10 न्यूटन। एक आपकी रस्सी है, उसकी रस्सी टूट जाएगी अगर उसमें टेंशन की वैल्यू 10 न्यूटन से ज़्यादा हुई। स्टोन ऑफ मास 250 ग्राम, 250 ग्राम का स्टोन हमने उस पर बांधा, ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का स्टोन है, और उसको हम हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी क्या हो सकती है हमें बताना है, सिंपल सवाल है। ऑप्शन है 20, 40, 100 या फिर 200 रेडियन। तो ये बात अपने को पता है, टेंशन जो है वो आपको यहाँ पे जब ये पार्टिकल आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो जब ये पार्टिकल आपका इधर इधर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो उस केस में आपको नेसेसरीली सेंट्रीपिटल फोर्स आपका टेंशन प्रोवाइड करेगी, और टेंशन की वैल्यू होगी mr ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे अपने को ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है।
टी दिया है, एम दिया है, आर दिया है। सो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ओमेगा विल बी इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय एम आर का अंडर रूट। बस डेटा दिया हुआ है, वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा। टेंशन अपने को दी है 10 न्यूटन, तो मैक्सिमम अलाउड टेंशन है आपकी 10 न्यूटन। मास अपने को दिया 250 ग्राम, तो इसको हम लिख सकते हैं 250 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय आर। आर अपने को कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2, ये वैल्यू हो जाएगी। बस सॉल्व करके आंसर आ जाएगा अपना। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा आपका, और ये 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं, इसको भी ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा आपका 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 250। 1000 को 250 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये हो गया √400 और ये वैल्यू हो गई 20। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए 20 रेडियन पर सेकेंड, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज a ball of mass 0.25 kilogram attached to the end of a string of length 1.96 meter is moving in a horizontal circle. The string will break if the tension is more than 25 न्यूटन। 25 न्यूटन से ज़्यादा हुई तो आपकी स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगी। सवाल है व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड विद विच बॉल कैन बी मूव्ड, और ये आपके नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ना अगेन सिनेरियो ये है कि आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा है, नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स आपका टेंशन देगा यहाँ पे, और आपको मास दिया हुआ है, आपको रेडियस दिया हुआ है, और आपको टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू दी है v बताना है। इस केस में आप टेंशन जो है उसको लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू mv² बाय r, बिकॉज फॉर द सिंपल रीजन हमें इस बार v बताना है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब v विल बी इक्वल टू √t मल्टीप्लाइड बाय r डिवाइडेड बाय m। ये इसका अंडर रूट, इसको ले जाए मल्टीप्लाई करें, टी आर हो गया, m से डिवाइड करें, अंडर रूट कर लें। हालांकि डेटा डाल के रिजल्ट आ जाएगा। तो v विल बी इक्वल टू t की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को 25 न्यूटन। सो दिस विल बी इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाय r दिया हुआ है अपने को 1.96 डिवाइडेड बाय मास दिया है 0.25 kg। ना 0.25 kg को आप 1/4 भी लिख सकते हैं, तो दिस विल बी 1/4 किलोग्राम। ठीक है, ऊपर जाके 4 आपका 25 से मल्टीप्लाई को 100 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 196, और हमें बचपन से पता है 196 का अंडर रूट आपका 14 आता है, तो दैट मीन्स 14 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए दिस वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें कि जब हम अपने डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, जब आपका फोर्स और मल्टीपल फोर्सेस और मल्टीपल सिनेरियो हो गए, तो उसको सवाल को सॉल्व करने के सिनेरियोस क्या होंगे। नाउ ये आपके स्टेप्स जो हैं, स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग डायनेमिक सर्कुलर प्रॉब्लम। सो दीज आर द स्टेप्स, ये 3 स्टेप हैं, आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने, किसी भी सर्कुलर का डायनेमिक्स का जो सवाल है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये सेम चीज़ आपको काम आती है जब आप रोटेशन की बात करते हैं, तो रोटेशन मैकेनिक्स के सवाल सॉल्व करने में भी ये स्टेप आपके यूजफुल होते हैं। सो डू रिमेंबर दैम। तो पहला स्टेप होएगा आइडेंटिफाई द सर्कुलर प्लेन। आपको पहला काम ये करना है कि सर्कुलर प्लेन आइडेंटिफाई कर लो, और उसका पता करो रेडियस कहाँ है, और ये पता करो उसका सेंटर कहाँ है। उसके बाद हमने एफबीडी बनाना है। एफबीडी बनाना है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, कि आपका ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में फोर्सेज जो लग रहे हैं। तो एफबीडी बनाना हमने एनएलएम में सीखा था कि पहले एमजी लगाएं, उसके बाद आपके उस ऑब्जर्वर या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है एक्सटर्नल जितने फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं वो वहाँ पे प्लेस कर दें, और उसके बाद हमें फोर्सेज रिजॉल्व करने 3 डायरेक्शन में। ठीक है, पहला डायरेक्शन होएगा अलोंग द सेंटर। अलोंग द सेंटर इसको हम कई बार रेडियल भी कहते हैं, अलोंग द सेंटर या फिर रेडियल, जो आपके फोर्सेज हैं वो आपको रिजॉल्व करने। दूसरा अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग रिजॉल्व करने, और तीसरा हो गया जो आपका सर्कुलर प्लेन है उसके परपेंडिकुलर। इन 3 डायरेक्शन में अगर आपने फोर्सेज सॉल्व कर लिए, इक्वेशन लिख ली, यूजुअली जो हमारे सवाल आते हैं उसमें इनमें से कोई एक या मैक्सिमम 2 की ज़रूरत पड़ती है। कुछ सिनेरियो है जहाँ पे हमें तीनों भी चाहिए, जैसे बैंकिंग द रोड में फ्रिक्शन वाले सवाल होते हैं, उसमें तीनों इक्वेशन चाहिए हो जाती है, बट अदरवाइज अपने को किसी एक या किसी 2 से ही अपना काम हो जाएगा। हालांकि ये स्टेप्स हैं, आपको ये स्टेप्स फॉलो करके किसी भी सर्कुलर प्रॉब्लम के आप सोल्यूशन का फटाफट सोल्यूशन का पा सकते हैं। हालांकि इसके बेसिस पे कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। सो पहला सवाल है आपका, वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is connected to a particle of mass M and other end is connected to a small peg on a smooth horizontal table। ठीक है, if the particle moves in circle with speed v, आपकी स्पीड v से गोल गोल घूम रहा है, the net force on the particle directed towards the center will be, t आपका टेंशन है, m आपका मास है, v आपकी वेलोसिटी, और ये 1 ना हो के L होना चाहिए, दिस शुड बी L।
राइट। आपको बताना है इनमें से उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होएगा ना। सिंपल सवाल है। सिनेरियो ये है कि ये आपकी एक मान लीजिए टेबल रखी हुई है और टेबल अच्छी नहीं बनी, फिर से बनाते हैं, नहीं फिर अच्छी नहीं बनी, फिर से बनाते हैं, नॉट बैड। ऑलराइट, ये बेटा आपकी टेबल रखी हुई है ऐसे करके, ठीक है। और इस टेबल के ऊपर आपने क्या किया, एक पार्टिकल को ऐसे बांध के आप उस पर सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आपने उसे फिक्स किया हुआ है, वो पार्टिकल आपका v वेलोसिटी से घूम रहा है, लेंथ उसकी l है। ये आपका सिनेरियो है। हमें बताना है नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल क्या होगा ना। इस केस में अगर देखेंगे पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स है वो आपका नीचे तो mg लग रहा है, ऊपर आपका नॉर्मल लग रहा है, दे विल कैंसल देमसेल्फ, वो आपका क्योंकि मोशन अप और डाउन नहीं हो रहा है तो टेबल के ऊपर और नीचे लगने वाला आपका नॉर्मल और mg एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नेट फोर्स जो होएगा वो सिर्फ और सिर्फ टेंशन है, जो टेंशन आप उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, सिर्फ आपका टेंशन जो है वो आपका नेट रिजल्टेंट फोर्स है। हेंस ऑप्शन नंबर डी टी वुड बी द राइट आंसर। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसमें से या इसमें से कोई एक चूज करते हैं, विच इज़ नॉट द राइट आंसर। और जीरो तो है ही नहीं, बिकॉज अगर कोई मोशन सर्कुलर हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो ज़रूर होगा ही होगा। हालांकि सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी टी इज़ द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है टू स्टोन्स, ये अगेन फिर नीट 2015 का सवाल है। क्वेश्चन से टू स्टोन्स ऑफ मासेस m and 2m आर वर्ल्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल्स, the heavier one in a radius r by 2, lighter one in a radius r. Tangential speed of lighter stone is n times that of the value of the heavier stone when they experience, ये important part है, when they experience same centripetal force, तो दोनों का centripetal force same है। हमें बताना है वैल्यू ऑफ n क्या होगी, ऑप्शन है 1 2 3 4। नाउ सिनेरियो ये है कि आपने एक पार्टिकल को ऐसे गोल गोल घुमाया है और इसका रेडियस r है और इसका मास r वाले का मास क्या है, हैवियर वन r by 2। ऑलराइट, तो ये आपका मास m मास का पार्टिकल r रेडियस पे घूम रहा है। हालांकि नेक्स्ट पार्टिकल जो है आपका वो ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, इसका मास 2m है और इसका रेडियस r by 2 है, ठीक है। ये आपका सिनेरियो है और हमें दिया हुआ है कि टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स। तो आपका जो लाइटर स्टोन है ये, इसकी स्पीड को कह लेते हैं हम, ये v है, v1 स्पीड है, इसकी मान लो v2 स्पीड है। तो आपको जो कंडीशन दी हुई है v1 इज इक्वल टू n टाइम्स v2, ये दिया हुआ है। तो लाइटर की स्पीड जो है, टेंजेंशियल स्पीड लाइटर स्टोन इज n टाइम्स दैट ऑफ वैल्यू उसकी आपकी वो है। और हमें यहाँ दे रखा है ये इक्वेशन, एक इक्वेशन हो गई, और दिया है हमें यहाँ पे कि दोनों का सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको आप लिखेंगे will be equal to m v square by r। ऑलराइट, सो दोनों के टेंशन सेम है या सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है, तो दोनों की वैल्यू हम बराबर रख देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे आपका T1 इज इक्वल टू T2, और यहाँ पे T1 T2 की अगर आप वैल्यू रखेंगे तो T1 जो हो गया, T1 इसको कह लेते हैं, ये आपका पार्टिकल 1 है, ये आपका पार्टिकल 2 है। तो उसके लिए आप T1 जो है उसके वैल्यू रखेंगे m मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेलोसिटी हो गई v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसका रेडियस r विल बी इक्वल टू T2। T2 को आप यहाँ रखेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका m मल्टीप्लाइड बाय v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका रेडियस जो है, अच्छा इसका मास 2m है, इसका रेडियस r by 2 है, ठीक है। तो ऊपर जाके इसकी वैल्यू 4m बन जाएगी। सो दिस विल बी इक्वल टू 4m v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। नाउ इस रिलेशन को अगर हम यहाँ इंसर्ट कर दें तो v1 इज इक्वल टू n टाइम्स v2, उसकी वजह से हम यहाँ लिख सकते हैं, अच्छा m यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, r यहाँ पे इन दोनों का ही कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं n v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 v2 का स्क्वायर। ना इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हम कह सकते हैं कि n स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4, ठीक है, विच एम्प्लाइज आपका n इज इक्वल टू 2। तो आपका n की वैल्यू 2 हो जाएगी। हैंस ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन 2, ऑप्शन C 2 इज द राइट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपके कोनिकल पेंडुलम की, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम ऐसे होता है कि आपने एक धागा लिया, जैसे फॉर एग्जांपल, ऑलराइट, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, ऑल्दो बेस्ट एग्जांपल नहीं है, बट ये आपने रस्सी पे इमेजिन करें ऐसे बांधा हुआ है और उसको आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ पेंडुलम, दिस इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक आपका पेंडुलम लिया, तो कोनिकल पेंडुलम की जब हम बात करते हैं हम कहते हैं कि आपने रस्सी ली और रस्सी को आप ऐसे करके इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे मूव कर रहे हैं।
राइट। रस्सी की लेंथ एल, ये आपका एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। सो हमारी जो स्टेप्स हमने बात की थी उस स्टेप से हमने कहा कि सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि हमारा सेंटर कहाँ है और रेडियस कहाँ है। तो ये हमारा सर्कुलर मोशन का प्लेन है, ये हमारा सेंटर है और ये आपका रेडियस है। रेडियस की अगर बात करेंगे, ये आपका रेडियस है, रेडियस की अगर बात करेंगे तो रेडियस विल बी इक्वल टू एल साइन थीटा। इस ट्राइंगल से देखेंगे तो ये आपकी एल साइन थीटा होएगा, तो रेडियस अपना एल साइन थीटा है। अगर यहाँ पे अब हम एफ बनाएंगे तो एफ बना के नीचे आपका एक फोर्स लगेगा एम जी, ऊपर आपका जो फोर्स लगेगा यहाँ पे आपका टेंशन होएगा, टेंशन का कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, बिकॉज ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, यहाँ आपका फोर्स आएगा टी साइन थीटा। नो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आपको टी साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा है और टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा। नाउ इसके बेसिस पे अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस। पहली इक्वेशन हो जाएगी आपकी टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू, ये आपका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, दैट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और दूसरी टी कॉस थीटा दैट विल बी इक्वल टू एम जी। राइट। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आपका टी की सुपारी हो जाएगी, आपका टेन थीटा आ जाएगा, विल बी इक्वल टू एम भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी, ये आपकी टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ना इसी पे कुछ और सिनेरियोज होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो एंगल ऑफ स्ट्रिंग जो टेन थीटा आता है आपका दैट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, ये आपका कोनिकल पेंडुलम का एंगल इससे आएगा वर्टिकल से। लीनियर वेलोसिटी, इसी को अगर हम यहाँ ले जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट करेंगे तो v की वैल्यू आपकी जी आर टेन थीटा हो जाती है। डेटा आपको याद रखना है, डायरेक्ट इसके ऊपर आपसे नीट में सवाल पूछे हुए हैं, या तो फॉर्मूले पूछ लिया इनमें से कोई एक, या फिर आपसे डेटा दे के वैल्यू पूछ ली। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉब जो हो जाएगा, v अगर अपनी आ गई वेलोसिटी, v को आप आर ओमेगा लिख सकते हैं, उससे आपकी या तो जी आर बाय टेन थीटा या फिर जी बाय एच, या फिर अगर स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है तो उसको एल कॉस थीटा लिख सकते हैं आप, उसके टर्म में आ जाएगा। टाइम पीरियड जो है वो ये आपका टाइम पीरियड हो जाता है, बिकॉज टाइम पीरियड हमें पता है टी को हम लिखते हैं 2 पाई बाय ओमेगा, तो अगर ओमेगा आ गया तो 2 पाई करके वैल्यूज आ जाएंगे आपके। ठीक है, इनको आपने ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट इसके ऊपर फॉर्मूले आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोनिकल पेंडुलम आपको अच्छे से आना चाहिए। राइट, मूविंग फॉरवर्ड, अब इसके बाद यहाँ बात करते हैं स्किडिंग ऑफ व्हीकल ऑन अ लेवल रोड। तो अगर आपका रोड है और उसमें आपका फ्रिक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है, फ्रिक्शन होना ज़रूरी है, बिना फ्रिक्शन के आप ऐसे टर्न नहीं ले सकते। टर्न लेने लगेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो टर्न लेने लगेंगे, गाड़ी सड़क के साइड में जाके गड्ढे में गिर जाएगी या सड़क के पार हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसी वजह से कहते हैं जो आपकी जहाँ पे स्नो हो या बारिश हो उस टाइम पे आपको टर्न का एंगल कम, वो आपका जो स्पीड कम कर लेनी चाहिए, सो दैट आप सेफली वो ड्राइव कर पाएँ। तो इस केस में अंदर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो होएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स, उसकी वैल्यू होएगी म्यू एम जी, और यही आपको नेसेसरली सेंट्रीपिटल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर प्रोवाइड करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स शुड बी ग्रेटर देन आपका रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, म्यू एम जी शुड बी ग्रेटर देन दिस, और इसकी वजह से आपकी सेफ वेलोसिटी जो आ जाती है वो म्यू आर जी आ जाती है। डेटा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी म्यू आर जी हो जाएगी, डायरेक्ट इसके ऊपर आपसे सवाल पूछे हुए हैं। This is the maximum speed by which vehicle can take a turn on a circular path of radius r, where coefficient of friction between the tire and the road is mu। तो ये आपकी सेफ स्पीड है और आपको म्यू यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। अगेन ये आपका स्टैटिक और काइनेटिक सेम फ्रिक्शन है, एक ही वैल्यू देते हैं अपने को इन सवालों में। ठीक है, डेटा आपने ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट की जब हम बात करते हैं। तो देखो, अगर इसके हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मान लो आपका साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट ऐसे टर्न ले रहा है, उस केस में साइक्लिस्ट या मोटरसाइकिलिस्ट जो होते हैं वो हल्का सा अपने आप को ऐसे मोड़ लेते हैं। रीज़न उसका ये है कि आपको साइकिल ने जो ये एंगल आपका वर्टिकल से बनाया है, उस केस में जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है उसका एक जो कंपोनेंट है आर साइन थीटा जो यहाँ पे आएगा, वो आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, और आर कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा। तो आर साइन थीटा आपका एम वी स्क्वायर बाई आर आ गया, आर कॉस थीटा आपका एम जी के बराबर आ गया। टेन थीटा की नोटिस करना, ये सेम वही वैल्यू आ गई जो पहले आ रही थी, लेकिन ये अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, टेन थीटा आपका वी स्क्वायर बाई आर जी हो जाएगा। ये अगेन फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं बेटा
बैंकिंग ऑफ द रोड। देखो, अगर आपकी सड़क पे मान लो फ्रिक्शन नहीं है पर हमने टर्न तो लेना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो आपकी लेवल रोड थी उसको हल्का सा एंगल दे देते हैं। इसको हम बैंकिंग ऑफ द रोड कहते हैं। बैंकिंग ऑफ द रोड का मतलब ये नहीं है कि आपने HDFC या SBI बैंक खोल दी हो, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि उसको जो आपकी सड़क प्लेन थी, आउटर साइड जो उसको हल्का सा आपने ऊपर कर दिया। उसका फ़ायदा ये होएगा कि मोटरसाइकिल वाले ने तो टर्न ले लिया था, साइकिल वाले ने टर्न ले लिया था, गाड़ी ऐसे करके अपना टायर हवा में खुद ऊपर नहीं कर सकती। उसके लिए हम क्या करते हैं, आपका आउटर साइड जो है, तो ये आपकी आउटर साइड है टर्न की, ये आपकी इनर साइड है, ठीक है। तो आउटर साइड को एक थीटा एंगल से हम ऊपर कर देते हैं। उस केस का फायदा क्या हुआ, नॉर्मल जो पहले हॉरिजॉन्टल रोड पे ऊपर था, अब नॉर्मल की डायरेक्शन एक एंगल पे आ गई। r sin थीटा आपका नेसेसरीली सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आपको दे देगा, r cos थीटा mg को बराबर कर लेगा, ठीक है। तो इस केस में हम कहते हैं, अगेन फिर फॉर्मूला इसका ध्यान देना, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी आया। तो बैंकी का एंगल पूछ लेते हैं कि कितने एंगल पे बैंक कर रहे हैं, या फिर आपको एंगल दे रखा है और आपको कहते हैं सेफ वेलोसिटी बताओ। ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। सेम फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, इसलिए मैंने एक साथ यहाँ पे कवर भी किया है, लेकिन तीनों चीज़ें रिप्रेजेंट अलग कर रही हैं। कोनिकल पेंडुलम में कि क्या एंगल हो, साइकिल वाले या बाइसिकल वाले में, मोटरसाइकिल वाले में कि कितना एंगल से बैंड हो। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि सड़क को कितना आप टिल्ट करें, ठीक है, कितना बैंक करें उसको। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये आपका एंगल होएगा। एक चीज़ और ध्यान रखनी बेटा यहाँ पे आपने, कि अगर आपका फ्रिक्शन है तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। मैं इसको अभी यहाँ पे डिराइव नहीं कर रहा हूँ। इसके डेरिवेशन में आपका जो हमने 3 स्टेप्स की बात की थी, उसमें एक आपका इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, एक इस डायरेक्शन में, और एक आपका परपेंडिकुलर वाला वो तीनों आपके यहाँ पे आ जाते हैं। पर मुश्किल नहीं है, बट टाइम लगता है थोड़ा सा डिराइव करने में। आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट इसके बाद करते हैं बेटा यहाँ पे एक और वो बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यूजुअली नीट में ऐसे सवाल आज तक तो नहीं पूछे, पर मेंस में काफ़ी कॉमन सवाल है। ये तो आपकी मैक्सिमम स्पीड आ गई। हम कहते हैं वी मिनिमम क्या होएगा, वी मिनिमम है उसको आप लिखते हैं आर जी म्यू माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा। ये आपकी मिनिमम स्पीड आ जाती है, इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मिनिमम में हमने क्या किया है, ऊपर की जगह प्लस की जगह माइनस कर दिया, नीचे माइनस की जगह प्लस कर दिया, बाकी सिर्फ बाकी सारी वैल्यूज वैसी की वैसी हैं। ये आपकी भी मिनिमम स्पीड आती है, ठीक है। नीट में आज तक नहीं पूछा, एक बार बता के पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये आपसे जेई में 1-2 बार पूछा हुआ है सवाल इस पर, राइट। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर मान लो यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 हो जाए, तो म्यू की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ऊपर वाली टर्म जो बचेगी, तो उस केस में वी जो बचेगा, मैक्सिमम मिनिमम जो भी हम कह रहे हैं, ये आपकी म्यू 0 हो गई, तो ऊपर बचेगा आपका वी tan थीटा, और नीचे जो आएगा इस वाले केस में हम कर रहे हैं म्यू 0 कर दिया, तो ये आएगा आर जी, एक मिनट रुको, तो ये आएगा आपका आर जी tan थीटा, और नीचे वाली ये टर्म फिर 0 हो जाएगी, 1 या इसका अंडर रूट। यही सेम वेलोसिटी हमने पहले पढ़ी थी नॉन फ्रिक्शन वाले केस में, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट इसके ऊपर सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से इज फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर स्किडिंग ऑफ अ कार मूव्ड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, आपका रेडियस दिया हुआ 100 मीटर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर इज 0.2, और आपका नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा हुआ है। डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। डेटा अपने को दे रखा है, म्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.2 मल्टीप्लाइड बाय आर अपने को दिया है 100 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू आप 9.8 ले लें। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 9.8 इसको मल्टीप्लाई करके 0.2 करके बनेगा 1.96 मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 196, और बचपन से हमें पता है v की वैल्यू इसकी वजह से हो जाएगी 14 मीटर पर सेकेंड। हैंस ऑप्शन डी 14 मीटर पर सेकेंड वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो बेटा आगे देखते हैं, ये तो हो गया ना, ऑलराइट। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगेन नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज अ मोटरसाइक्लिस्ट मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर ऑन अ फ्लैट रोड टेक्स अ टर्न ऑन द रोड एट अ पॉइंट वेयर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड इज 20 मीटर। तो आपका रेडियस है वहाँ पे अपने को दिया हुआ है 20 मीटर। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपने को यहाँ पे 10 जी की वैल्यू ले सकते हैं, कहा है in order to avoid skidding he must not bend with respect to the vertical plane by an angle greater than, राइट। इसकी वैल्यू अपने को पता है। अच्छा पहले हम कहते हैं v जो है वो आपको दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको हम पहले अपनी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सो ये हो जाएगा 72 मल्टीप्लाइड बाय 5/18
और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी v की वैल्यू हो गई। नाउ tan थीटा जो है आपका उसको आप लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। v की वैल्यू ऑलरेडी 20 आ गई, सो दिस विल बी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई r कितना दिया आपने को 20 मल्टीप्लाइड बाई g की वैल्यू यहाँ 10 ले लें, सो दिस विल बी इक्वल टू 2, यानी कि आपका थीटा वो हो गया आपका tan इनवर्स 2, ठीक है। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो इसके सवाल मुश्किल नहीं होते, बट आपको फॉर्मूले ध्यान रखने होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज if a particle covers half the circle of radius r with constant speed, तो आपने सिनेरियो ये है कि आपका सर्कुलर मोशन है, ऐसे करके पूरा किया है हाफ सर्कल, ठीक है। यहाँ से आपने चालू किया है, v स्पीड थी आपकी, ये आपकी v स्पीड हो गई, ठीक है। और एंगल आपका देखोगे तो पाई या 180 डिग्री का एंगल हो गया आपका। हाँ, ऑप्शन है चेंज इन मोमेंटम इज mvr, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज mv स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। नाउ ये अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, ऑलरेडी हम इसकी बात कर चुके हैं कि जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, तो आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हेंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये आपको 4 नंबर मिल गए। अब अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि मोमेंटम में एक्चुअली चेंज कितना आया, सो लेट्स कैलकुलेट दैट। ये बात अपने को पता है, हमने पिछली बार डिस्कस किया था, पिछले सेक्शन में हमने कहा था कि डेल्टा वी जो है उसको आप लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू 2v साइन ऑफ थीटा बाय 2। ये आपका चेंज इन वेलोसिटी लिखते हैं आपकी किसी भी थीटा एंगल से, अगर पार्टिकुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, थीटा एंगल से अगर आपका मोशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये चेंज इन वेलोसिटी आएगी। नाउ इस केस में जो आपका थीटा है दैट इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ पे अपने को पाई दिया हुआ है थीटा की वैल्यू, सो ये साइन पाई बाय 2 हो जाएगा। साइन पाई बाय 2 यानी कि साइन 90 डिग्री, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो आपकी जो डेल्टा वी है उसकी वैल्यू आ गई 2v, ये आपका चेंज इन वेलोसिटी आ गया। नाउ चेंज इन मोमेंटम जो होएगा डेल्टा वी, उसको आप लिखोगे डेल्टा पी विल बी इक्वल टू डेल्टा एम वी, सो दिस विल बी इक्वल टू 2mv। तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम हो गया आपका 2mv। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है। एक और चीज़ से आपका ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है, बिकॉज mvr जो है उसकी अगर डायमेंशन देखेंगे तो mvr की डायमेंशन एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम की होती है, मोमेंटम की नहीं। सो वो डायमेंशनली भी रॉन्ग है और कैलकुलेशन करेंगे तो उससे भी रॉन्ग है। कैलकुलेशन मैंने सिर्फ इसलिए की है कि ये वाला फॉर्मूला मैं आपको एक बार फिर प्रैक्टिस करवा पाऊँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना। चेंज इन वेलोसिटी आप डायरेक्ट ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, नीट 2016 का सवाल। क्वेश्चन सेज अ कार इज नेगोशिएटिंग अ कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस r, ठीक है। r रेडियस का वो है आपका, रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल थीटा, बैंकिंग एंगल आपको थीटा दिया हुआ है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द कार इज म्यू, तो म्यू ऐसा आपको फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट भी दिया हुआ है। द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन दिस रोड इज, डायरेक्ट आप फॉर्मूले पे टिक करें, 4 नंबर पाएं और आगे बढ़ जाएं। इस फॉर्मूले को अगर आप एग्जाम हॉल में डिराइव करने लगेंगे तो कम से कम 4-5 सवाल और छोड़ देंगे, बिकॉज ये टाइम बहुत खा जाएगा, आता भी होगा तो भी खा जाएगा। ऑलराइट, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपका है और ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से द साइक्लिक गोज राउंड इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ सर्कमफ्रेंस 34.3 इन 34.3 मीटर, ये अपने को डेटा दिया हुआ है। ऑलराइट, इन अंडर रूट 22 सेकेंड्स, एंगल मेड बाय हिम विद द वर्टिकल विल बी, एंगल बताना है क्या होएगा। नाउ यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है वो आप करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, ठीक है। यहाँ पे v और r निकालने के लिए थोड़ी सी मशक्कत है, डायरेक्ट आपको v और r की वैल्यू नहीं दे रखी है, मुश्किल नहीं है बट निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सो आपको ये दिया हुआ है, उसको सर्कमफ्रेंस जो है वो दी हुई है 34.3, तो सर्कमफ्रेंस जो है c, उसको अगर मैं कहूँ उसको आप लिखते हैं 2 पाई बाय r, ठीक है। इसका मतलब है r जो हो गया वो हो गया आपका सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय 2 पाई। सर्कमफ्रेंस जो है वो आपकी दी हुई है 34.3 डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी रेडियस की, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि ये सर्कमफ्रेंस वो कवर करता है अंडर रूट 22 सेकेंड्स में। तो वेलोसिटी जो है उसको आप लिखेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू जो अभी आपका डिस्टेंस ट्रेवल है डिवाइड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल है आपका 34.3 और आपका टाइम टेकन है अंडर रूट 22, ये आपका वेलोसिटी की वैल्यू हो गई। अच्छी नहीं है पर एक्चुअली डेटा उतना बुरा भी नहीं है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल रियलाइज उतना बुरा नहीं है। तो वी स्क्वायर की जो वैल्यू है tan थीटा में अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहें हम तो हम लिख सकते हैं tan थीटा विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी कि इसको स्क्वायर करेंगे आप 343 मल्टीप्लाइड बाय 34.3 डिवाइड बाय अंडर रूट 22 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 22
मल्टीप्लाइड बाय आर जी, आर को आप लिखेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर लें तो ये हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाय 34.3, ये तो आपका आर हो गया। जी को वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 9.8, ठीक है। इसको बस हमने सॉल्व करना है, ऑलराइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तो 34.3 आपका कैंसिल हो जाएगा, दूसरा 34.3 को अगर आप नोटिस करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 4.9 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। सो 4.9 और 9.8 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा आपका 2, ठीक है। ये आपकी ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। पाई जो है, इस पाई को आप लिख सकते हैं 22/7। 22/7 लिखेंगे तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा और इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअली मुश्किल नहीं है डेटा, ठीक है। उसके बाद जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो एक्चुअली आप इसे सॉल्व करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर और नीचे सब चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। दिस विल बी इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। हेंस ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा बट आंसर आ जाता है इसका। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं रिएक्शन ऑफ द कार ऑन द रोड। इसके ऊपर आपसे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल सा एरिया, पर कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इसको अच्छे से कवर कर देता हूँ आपके लिए। कार जब आपकी सड़क पे चल रही है और सड़क की अलग अलग शेप हो, शेप होती है आपकी हॉरिजॉन्टल, या फिर आपकी ऐसे गड्ढे वाली सड़क आ गई, या फिर ऐसे फ्लाईओवर वाली सड़क आ गई, उन सब केसेस में आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या होएगा। तो अगर तो कार आपकी सीधा चल रही है फ्लैट रोड पे, तो इस केस को हम सिचुएशन ए कह देते हैं। तो आपका जो एन ए है दैट विल बी इक्वल टू एम जी, ये आपका एम जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो है कि वो कार गड्ढे वाली सड़क पे चल रही है। ना इस केस में अगर आप ध्यान देंगे तो ऊपर आपका ओके कहाँ गया, ओहो यहाँ लिख देते हैं एन ए इज इक्वल टू एम जी, ये ए सिनेरियो है आपका, ठीक है। इस वाले केस में क्या वो देखेंगे, बिकॉज आपका सर्कुलर ट्रैक वो कर रही है तो आपका नेसेसरीली सेंट्रीपिटल ऊपर की तरफ है, उसको आप लिखेंगे आर, या जो आपका नॉर्मल फोर्स एन बी, इस सिचुएशन को आप बी कह दें, माइनस एम जी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। विच इम्प्लाइज आपका जो एन बी है दैट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा, ये आपका इस सिनेरियो में नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। ना अगर थर्ड केस की बात करें कि आपका मान लो सड़क जो है वो फ्लाईओवर टाइप की सड़क है या आपकी ऐसे पुल के ऊपर से जा रही है, इफ दैट इज द केस तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। और इस केस में जो आप इक्वेशन है उस इक्वेशन को आप लिखेंगे, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ, तो कलर चेंज हो गया इसका, इस इक्वेशन को हम यहाँ लिखते हैं। सो इक्वेशन आएगी आपकी एम जी कॉस थीटा माइनस एन सी विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इसको दलाएं इसको दले जाएं तो दैट मीन्स आपका एन सी जो है दैट विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ना अगर आप इन तीनों को एक साथ रख के कंपेयर करेंगे सो हम ही कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन जो है आपका वो इसमें आएगा गड्ढे वाले के सिनेरियो में, उसके बाद आएगा दिस विल बी ग्रेटर देन आपका एन ए एंड दैट विल बी ग्रेटर देन एन सी। तो सबसे आपसे एक दो बार ये सवाल पूछे हुए हैं, सबसे कम नॉर्मल रिएक्शन आपका इस वाले उसमें कॉन्वेक्स वाले ब्रिज पे आएगा, फ्लाईओवर वाला ये जो आपका नदी के ऊपर पुल है उसमें आपका नॉर्मल रिएक्शन सबसे कम आएगा, सबसे ज़्यादा गड्ढे में आएगा। और इसी वजह से जो गड्ढे वाली सड़क है वो सबसे ज़्यादा का, और अगर एक बार गड्ढा हो गया सड़क में वो जल्दी जल्दी इसलिए ख़राब होती है बिकॉज ये जो नॉर्मल रिएक्शन है आपका एन बी, फ्रिक्शन फोर्स इसी के प्रोपोर्शनल होएगा, और फ्रिक्शन जैसे ही आप इस गड्ढे में जाएंगे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन अगर बढ़ जाएगा तो आपके वियर एंड टियर बढ़ जाएगी, टायर्स की भी और आपके सड़क की भी। सो दैट मीन्स आपको गड्ढे हमेशा अवॉइड करने चाहिए, जितना जल्दी हो सके फिल कर देना चाहिए, राइट। फिजिक्स सेज दैट, राइट। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कई बार स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं, कतई होने की ज़रूरत नहीं है। हम ही कहते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स जो है अपनी, इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एन इनर्शियल फोर्स, सूडो या फिर फिक्टिशियस फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट अपीयर्स टू एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूइंग इन अ रोटेटेड या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे देखना, जैसे अभी आपका ये सवाल आया था फ्रिक्शन के चैप्टर में, हमने सवाल सॉल्व किया था ये कि ये मान लीजिए आपका रोटर है और एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। ये बंदा ऐसे चिपक के ऐसे खड़ा हुआ है यहाँ पे, और इस रोटर को आप मान लीजिए ओमेगा वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। नाउ इस केस में ये जो बंदा है नीचे, तो इसका एफबीडी जब बनाएंगे तो नीचे तो आपका एमजी फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन अगर है तो वो उसको रोकेगा, और यहाँ पे आपका नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा। नाउ
अगर तो आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं तो आप कहेंगे, ग्राउंड फ्रेम से देख के आप कहेंगे अरे नेसेसरीली सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आपको n प्रोवाइड कर देगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप इस बंदे से पूछेंगे तो ये बंदा जब ऐसे खड़ा हुआ है और ये गोल 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 आप इसको घुमा रहे हैं तो उसको पीछे की तरफ, बाहर की तरफ धक्का लग रहा है। थैंकफुली उसे धक्के ने उसको संभाला भी हुआ है, पर उस बंदे से पूछेंगे तो वो बंदा कहेगा मेरे ऊपर पीछे फोर्स लग रहा है। ग्राउंड पे खड़े होकर आप कहेंगे अरे सेंट्रीपिटल फोर्स तो अंदर होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्चुअली आपका सेंटर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस फ्रेम में जब आप खड़े होकर देखें तो बाहर की तरफ लगेगा। सो दैट मीन्स इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट आपका यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट एम आर ओमेगा स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, या फिर इसको एम वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं। इन दोनों को अब हम यहाँ इक्वेट कर देंगे, ठीक है, ये इक्वेट करके आपकी वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। आई होप ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आया, कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी बात है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसका अपोजिट फोर्स, बिकॉज हम इसको आप डिफरेंट फ्रेम में देख रहे हैं ना। यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसा है, नीट में काफ़ी कॉमन सवाल है आजकल इसके, कि आप पार्टिकल को पहले हम ऐसे हॉरिजॉन्टल घुमा रहे थे, इस बार हम उसको वर्टिकल ऐसे घुमा रहे हैं वर्टिकल सर्कल में। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पहली चीज़ तो है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आपका जो है सर्कुलर मोशन इस बार नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी नीचे ऊपर फर्क आएगी, सेम नहीं हो सकती, ठीक है। दिस मोशन आपका मोशन द ग्रेविटी माँ के हवाले है। जो आपको वर्क डन यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं वो ग्रेविटी की वजह से हो रहे हैं। टेंशन आपका वर्क डन नहीं करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, वो वर्क डन नहीं करेगा। व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट, उस टाइम पे स्पीड डिक्रीज, इट बिकम्स मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो जब बॉडी आपकी यहाँ से यहाँ जाती है उस टाइम पे स्पीड आपकी लोएस्ट यहाँ पे हो जाएगी, हाईएस्ट आपकी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये ध्यान रखना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी यहाँ पे। काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होगी। तो यहाँ जो आपने काइनेटिक एनर्जी दी है वो जब ऊपर जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। वापस जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो आपकी यही पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, काइनेटिक अकेले या पोटेंशियल अकेले कंजर्व नहीं होगी, ठीक है। हम कहते हैं यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो आपकी कंजर्व होगी, ठीक है। आई होप ये समझ में आया आपको। इसके बाद इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर सवाल करते हैं इस पर। या फॉर्मूले जो आपको इसमें ध्यान रखने हैं, तो किसी भी थीटा एंगल के ऊपर अगर आप बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। टेंशन जो है उसको आप देते हैं एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। एम जी कॉस थीटा आपका इसका मास का जो फोर्स है एम जी लग रहा है उसका कंपोनेंट हुआ, एम वी स्क्वायर बाई आर इस सिनेरियो में हम कहेंगे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुआ, या फिर आप लिख रहे हैं टेंशन माइनस एम वी स्क्वायर, तो सेंट्रीपिटल फ्यूगल एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका फोर्स हुआ। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है ए बी सी डी, अगर ये चार आपके पॉइंट है तो सबसे ज़्यादा टेंशन आपकी लोएस्ट पॉइंट पे होगी। एक बार आपसे 17 या 18 में या शायद 19 में यही सवाल पूछा था कि हम बाल्टी में पानी भर के ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, अगर रस्सी टूटेगी तो कहाँ टूटेगी? रस्सी वहाँ टूटेगी जहाँ पे टेंशन सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ होगी? लोएस्ट पॉइंट पे। ये आपका आंसर था 4 नंबर नीट में, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है ए बी और ये बराबर होंगे, और ये जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट है इसके यहाँ पे आपकी टेंशन बराबर होगी। फॉर दैट मैटर कोई भी आपके दो इक्वल वाले पॉइंट होंगे यहाँ पे, उन पे जगह पे टेंशन आपकी बराबर होगी। राइट, टी ए माइनस ये डेटा है जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, इसको ध्यान रखना। ए और बी के बीच का अगर टेंशन का डिफरेंस अगर आप देखेंगे, ये सवाल सॉल्व करने में हेल्प हो जाती है, उसकी वैल्यू हमेशा 3 mg आएगी। लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच टेंशन देखेंगे, उसकी वैल्यू आपकी ए और सी के बीच में देखेंगे 6 mg आएगी, बी और सी के बीच में 3 mg की वैल्यू आएगी। अगर आपको सर्कुलर मोशन पूरा करना है, क्रिटिकल कंडीशंस की जब यहाँ बात करते हैं, हम कहते हैं इनिशियल इस पॉइंट पे जो आपको वेलोसिटी देनी है वो है 5gr या 5gl। इतनी वैल्यू तो आपको देने के ही भेजनी है, इससे कम दी तो रास्ते में रस्सी स्लैग हो जाएगी और ये पार्टिकल आपका प्रोजेक्टाइल की तरह लॉन्च हो जाएगा। ये मिनिमम वेलोसिटी है। अगर ये मिनिमम वेलोसिटी दी है आपने तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी √gr होती है हाईएस्ट पॉइंट पे जाके। अगर यहाँ पे ज़्यादा दे दी, ठीक है, अगर यहाँ पे आपने दे दी, मान लीजिए हम कहते हैं यहाँ वैल्यू सर ज़बरदस्ती थोड़ी है, √5gr ही दो, आपने √9gr दे दी, ठीक है, ये आपने यहाँ वैल्यू दे दी। 5 मिनिमम थी, मैंने 9 दे रहा हूँ। इफ़ दैट इज़ द केस तो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच में ये डेटा आपने ध्यान रखना है 4gr का फ़र्क होता है। इफ़ दैट इज़ द केस, क्या 5 चाहिए थी, आपने 9 दे दी, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो आपकी जो स्पीड आ जाएगी वो उस केस में √5gr हो जाएगी। क्यों? 9 में से 4 माइनस करो, हाँ 5 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, डेटा कुछ और ले लेते हैं, आप इस डेटा पे कंफ्यूज ना हो। अगर मान लो आपने 11gr दे दी, ठीक है,
उसमें से 4 माइनस करें तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 7gr हो जाएगी आपकी, इसमें से 4 माइनस कर देना है, ठीक है। इतनी आपकी v स्क्वायर और u स्क्वायर हर केस में इतने का फर्क रहेगा, बिकॉज यही यहाँ से और यहाँ पे आपके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फर्क है, ठीक है। सो ये डेटा आपको ध्यान रखना है, ऑलराइट। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं इसके ऊपर बेटा। सवाल है आपका, पहला सवाल है, स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ l, what minimum horizontal velocity to be imparted for the ball to reach the height of suspension, ठीक है। आपको स्फीयर को आपने सस्पेंड किया है जिसकी लेंथ l है, कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें कि हाइट ऑफ सस्पेंशन में पहुंच जाए। नाउ इस सवाल को देखते ही लोग अंडर रूट 5gl ढूंढने लगते हैं। नाउ दैट्स नॉट द राइट आंसर। सिनेरियो समझे बेटा, सिनेरियो ये है कि आपने पत्थर को ऐसे बांधा है, यहाँ पे आपने उसको वेलोसिटी देनी है सच दैट वो यहाँ पहुँच जाए, ये आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, तो ये आपका मोशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे जब पार्टिकल यहाँ पे था आपने उसे काइनेटिक एनर्जी दी है, यहाँ तक पहुँच के काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 हो जाएगी। तो वर्क पर एनर्जी से हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है उतना पोटेंशियल एनर्जी में गेन होएगा। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी उसको आप लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर। ये जो आपने v दी है सारी आप पोटेंशियल में कन्वर्ट कर रहे हैं। गेन इन आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगा mgl, बिकॉज लेंथ l है तो आपको यहाँ से यहाँ तक l का डिस्टेंस कवर करना है। पोटेंशियल एनर्जी में जो राइज आएगा mgl होएगा, mm कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2gl, v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2gl। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। चलो अगला सवाल करते हैं बेटा। अगला सवाल है, फॉर अ पार्टिकल इन अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। अगर आपका नॉन थ्योरेटिकल सवाल कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उस केस में हमारे 4 सिनेरियो दिए, हमें बताना है क्या होएगा। वेलोसिटी इज रेडियल एंड एक्सेलरेशन इज ट्रांसवर्स ओनली। वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स एंड एक्सेलरेशन इज रेडियल ओनली। Velocity is radial and acceleration has both radial and transverse component. Velocity is transverse and acceleration has both radial and transverse component. Now, scenario समझना, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पार्टिकल आपका ऐसे घूम रहा है, लेटर से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, हाँ वर्टिकल भी मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस केस में आपका जो पार्टिकल है जब वो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ गया, इन सारे ही केसेस में अगर आप देखेंगे तो आपका एक कंपोनेंट जो फिक्स है जो कि आपका AC है, सब जगह पे आपका AC सेंटर की तरफ अप्लाई होएगा। तो एक्सेलेरेशन जो है आपका उसका रेडियल कंपोनेंट तो है ही, एक्सेलेरेशन का रेडियल कंपोनेंट तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे रेडियल कंपोनेंट वाला देख लेते हैं। तो एक्सेलेरेशन ट्रांसफर ओनली ऑप्शन गलत हो गया। एक्सेलेरेशन ट्रांसफर ये हो सकता है सही हो, एक्सेलेरेशन इज बोथ रेडियल ये हो सकता है सही हो, एक्सेलेरेशन बोथ हो सकता है ये वाला सही हो, ठीक है। तो पहला एक गलत हो गया, ध्यान रखना। इस केस में क्योंकि यहाँ पे आपकी वेलोसिटी v थी, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू ये v है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी आपकी v है। ये v जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं तो v कम हो रहा है। तो v कम होने का मतलब ये है कि आपका एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन b है, वही एक्सेलेरेशन हमने पहले बात की हुई है कि आपका जो AC है वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है उसकी स्पीड को चेंज करने के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करने के लिए। अब क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से आपका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कंपोनेंट भी होगा। दैट मीन्स एक्सेलेरेशन एज ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मतलब टेंजेंशियल, ठीक है। ये वाला सही हो सकता है, ये वाला सही हो सकता है, एक्सेलेरेशन ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब यहाँ पे वेलोसिटी को देखते हैं। वेलोसिटी जो है यहाँ पे कह रहे हैं वेलोसिटी इज रेडियल, और इस वाले में कह रहे हैं वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स। वेलोसिटी बेटा आपकी हमेशा जब भी सर्कुलर मोशन की बात करेंगे वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल ही होएगी, वेलोसिटी आपकी सेंटर की तरफ नहीं हो सकती, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, बिकॉज वेलोसिटी आपको ट्रांसवर्स चाहिए और एक्सेलेरेशन और ये आपका दोनों कंपोनेंट होंगे उसके, ट्रांसवर्स भी और रेडियल भी, ठीक है। आई होप समझ में आया है, इसको डिटेल में समझाया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टर्न टेबल स्लिप्स when it is placed at a distance of 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो अगर आपने कॉइन को, जो आपके टर्न टेबल है गोल गोल घूम रही है, कॉइन को 9 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है तो वो उड़ जाता है, वो अपनी जगह से हिल जाता है, ठीक है। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्न टेबल इज ट्रिपल्ड, अगर आपने यहाँ पे ओमेगा जो है अपनी उसको 3 गुना कर दिया है,
सवाल ये इट विल जस्ट स्लिप इफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज, ऑप्शन है 193 या फिर 27 सेंटीमीटर। नाउ सिनेरियो ये है, इसको गौर से देखना है कि बेटा ये आपकी टर्न टेबल है, ये आपका कॉइन यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, लेट्स से दैट यहाँ पे 9 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो इसके ऊपर जो आपके फोर्सेस लगेंगे, अब यहाँ पे इस कॉइन के ऊपर बैठ के देखेंगे, इसके फ्रेम में देखेंगे तो बाहर की तरफ एक आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है जिसको आप लिखेंगे mr ओमेगा स्क्वायर। अगर यहाँ पे वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम इसको mv स्क्वायर बाई r लिखते हैं, बट यहाँ क्योंकि ओमेगा की बात हो रही है इसलिए हमने mr ओमेगा स्क्वायर लिखा है ना। इसको बैलेंस करने के लिए आपका एक फ्रिक्शन फोर्स इधर आ जाएगा, वो फ्रिक्शन फोर्स है जो आप इसको फ्रिक्शन फोर्स है जो इसको संभालेगा ना। दोनों ही केसेस में क्योंकि आपकी टेबल और कॉइन सेम चीज़ है, सेम दोनों का नेचर है, तो उस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी सेम होएगी। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि F1 जो है आपका दैट विल बी इक्वल टू F2, दोनों फ्रिक्शन की वैल्यू या फिर दोनों आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वैल्यू बराबर होएगी। तो F1 जो है पहले वाले केस में जब 9 सेंटीमीटर पे आपने रखा था, उसको आप लिख सकते हैं m उसका मास मल्टीप्लाइड बाय r की वैल्यू आप 9 लिख दें ना। इस 9 को आपको सेंटीमीटर में ही यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बच जाएगा अपना, ठीक है। बिकॉज दोनों साइड पे यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हम सेकंड वाले केस में मान लेते हैं कि हमने x पे यहाँ पे दूसरा कॉइन रखा है, तो x को भी हम सेंटीमीटर मानेंगे, रिजल्ट हमारा सेंटीमीटर में आएगा। मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, ये तो आपका पहले वाला सिनेरियो हो गया। सेकंड सिनेरियो में जो मास है आपका वो सेम है, मल्टीप्लाइड बाय आपने क्या किया है, x आपको निकालना है जहाँ पे आपको इस वक्त कॉइन को सेफली रखना है, ओमेगा आपने 3 गुना कर दिया, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 ओमेगा का स्क्वायर ना। यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 9 विल बी इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा x, विच एम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर, विच मीन्स ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। तो इस बार क्योंकि ओमेगा 3 गुनी हो गई है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका बढ़ गया है, सेफली आप उसको 1 सेंटीमीटर पे ही रख पाएंगे। 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर रखा तो वापस फ्रिक्शन कम हो गया, बाहर की तरफ उड़ जाएगा, ठीक है। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन सेज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हर्लिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 मीटर विद द कांस्टेंट वेलोसिटी आर इन रेशियो 5:3। तो ये आपका सिनेरियो है कि आपकी वेलोसिटी सेम है लेकिन आपकी टेंशन की वैल्यू है वो चेंज हो रही है और उसका रेशियो 5:3 है, मिनिमम और मैक्सिमम का। हमें बताना है वेलोसिटी कितनी होगी ना। इस सिनेरियो को अगर आप देखेंगे तो ये आपका सिनेरियो है कि आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल की बजाय इस बार वर्टिकल सर्कल लेंगे, फॉर द सिंपल रीज़न कि आपका जो सर्कल है उसमें टेंशन की वैल्यू चेंज हो रही है। नाउ इस सिनेरियो पे जब आपका लोएस्ट पॉइंट पे है, यहाँ पे जो टेंशन होएगी टी मैक्सिमम लिख लेते हैं इसको, और यहाँ पे आपका टी मिनिमम हो गया। तो बेटा इसको जो आप लिखेंगे टी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय टी मिनिमम, सवाल में उसका रेशियो अपने को दिया हुआ है 5/3। नाउ टी मैक्सिमम को हम यहाँ लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू आपका mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg, और मिनिमम को लिखेंगे आप mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg, और इसका रेशो आपको ये 5/3 दे रखा है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m का उड़ जाएगा, r से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी जो वैल्यू बन जाएगी ना, पहले मैं वैल्यू लिखता हूँ उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आपका हो जाएगा v स्क्वायर प्लस rg, r से मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर माइनस rg इज इक्वल टू 5/3। नाउ 3 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, सो जो वैल्यू है ये अपनी इधर बन जाएगी 3v स्क्वायर। इसको ना अच्छे से लिखते हैं, ये बनेगा 3v स्क्वायर प्लस 3rg, ये उधर जाके बन जाएगा इज इक्वल टू 5v स्क्वायर माइनस 5rg। हाले अब इस केस में v स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, rg की वैल्यू उधर ले आते हैं, सो v स्क्वायर को जब आप उधर ले जाएंगे सो ये हो जाएगा आपका 2v स्क्वायर, और इसको उधर ले जाएंगे दिस विल बी इक्वल टू 8rg। ऐड हो गया तो इसका मतलब है v स्क्वायर जो उसकी वैल्यू आ गई आपकी 4rg के बराबर अंडर रूट, ठीक है।
ये रिजल्ट आपको अदरवाइज भी ध्यान होगा, जो मैंने आपको डायरेक्ट इस रिजल्ट पे बताया था, आप इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते थे यहाँ पे, बट मैंने एक बार आपके लिए फिर डिराइव कर दिया। अब इसको रिजल्ट में अगर हम डेटा डाल लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। सो इसको जब आप इसमें रिजल्ट डालेंगे तो यहाँ पे आपकी वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर नहीं वी होएगा, तो वी की वैल्यू होगी अंडर रूट में 4 मल्टीप्लाइड बाय आर कितना दिया हुआ अपने को 2.5, उसकी वैल्यू आप 5/2 लिख दें, मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू 10 लिख दें। सो इसको जो आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 बचेगा 10, तो अंडर रूट 100 हो गया, यानी कि वी की वैल्यू आपकी 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। दैट वुड बी आवर फाइनल आंसर। अच्छा, जी की वैल्यू यहाँ पे 10 नहीं इन्होंने, ओफो, इसको आप 9.8 ले लें। सो इसको अगर हम 9.8 लेंगे तो ये हो जाएगा 9.8 यानी कि 10, यानी कि v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 98। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, विच मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द बॉडी ऑफ मास 1 kg इज मूविंग इन अ वर्टिकुलर सर्कुलर पाथ ऑफ 1 मीटर, डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट। नाउ ये बात अपने को पता है, हम कहते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी का जो स्क्वायर होएगा उसको आप लिखते हैं 4gr, ठीक है। और इसी को अगर आप हाफ एम से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड से तो आपकी काइनेटिक एनर्जी का फ़र्क हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय हाफ एम कर दें तो इसमें डेटा रख के आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पे, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू 10 ले लें, मल्टीप्लाइड बाय आर कितना दिया हुआ है 1। सो इसको जो आप सॉल्व करेंगे सो ये 2 से 2 ओके 20 जूल वुड बी आर फाइनल आंसर, हेंस ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको चैप्टर समझ में आया। इस चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक हैं, नंबर ऑफ टॉपिक्स ज़्यादा हैं बट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और आपको फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। ये सारे सवाल जो हमने किए ये प्रैक्टिस करने के बाद आप कोई भी मटेरियल उठा के सॉल्व करें उसके सवाल सॉल्व होने लगेंगे, है ना। आई विश यू ऑल द बेस्ट।